नमस्कार। आपके अपने योगा चैनल सत्य योगा में मैं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर ने हमें सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि यानी मनुष्य जीवन दिया है, लेकिन आपने कभी सोचा अब जीवन का तात्पर्य क्या है? जीवन अपने आप में कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर से, हमारे मन से और बुद्धि से मिलकर जीवन बनता है। यदि हम शरीर को हटा देते हैं तो जीवन में कुछ नहीं बचता। शरीर हमारा डिपेंड करता है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर, हमारा शरीर किस तरह का है। यदि हमारा शरीर रोगी है तो हमारा जीवन कष्टकारक हो जाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे इस शरीर में जो बीमारियां होती है उनमें से एक प्रमुख बीमारी है जो सिर्फ पुरुषों में होती है और उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जब एनलार्ज हो जाती है यानी बढ़ जाती है तो कितनी कष्टदायक होती है, एक पुरुष को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये आज इस वीडियो हम देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये प्रोस्टेट क्या है, यह हमारे शरीर में कौन से हिस्से में स्थित होती है और इसके क्या कार्य हैं और इसके खराब होने से या एनलार्ज हो जाने से एक पुरुष के जीवन में किन किन परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है और किस प्रकार से योगाभ्यास से हम इसको बहुत कम, इसकी तकलीफ को बहुत कम कर सकते हैं या इसको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट एक बड़ी सुपारी या अखरोट के आकार का एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है जो कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी हमारा जो मूत्राशय होता है उसके नीचे स्थित होती है और इसके अंदर से होके हमारी जो मूत्र मार्ग है वो निकलता है। तो इसका कार्य क्या है कि एक फ्लूइड ये पैदा करती है, एक वाइट कलर का यानी दूधिया कलर का एक फ्लूइड ये पैदा करती है जो कि हमारे स्पर्म होता है उसके शुक्राणुओं का भोजन ये उसके लिए तैयार करती है। और इसमें परेशानी कब आती है कि जब ये किसी भी वजह से ये जब बढ़ जाती है, इसकी साइज बढ़ जाती है तो ये हमारे पेशाब का जो फ्लो है, हमारे जो यूरिन का फ्लो है वो कहीं न कहीं ब्लॉक होता है, यानी कि हमारे पेशाब की तकलीफें बढ़ने लगती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये जन्मजात नहीं होती है। जब एक बच्चा, एक बालक पैदा होता है तो उसके दौरान इसकी जो साइज होती है यानी इसका जो वजन होता है वो 6 से 8 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन जब बच्चा 13 से 14 साल का हो जाता है तो ये 15 से 16 ग्राम का इसकी प्रोस्टेट का वजन हो जाता है। और ये मान के हम चलते हैं कि 18 से 20 ग्राम में इसका हेल्दी वेट होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ ये ऑटोमेटिक इसका वजन बढ़ते जाता है। 40 साल तक हमें पता नहीं होता, लेकिन 40 साल के बाद में बताया जाता है कि हर साल 2.3 ग्राम हमारा प्रोस्टेट का वजन बढ़ जाता है और 40 तक हमें महसूस नहीं होता है कि ये हमारे अंदर प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन 40 के बाद में जो ही 50 साल हम पार करते हैं उसके बाद हमें महसूस होने लगता है कि हमारे यूरिनरी प्रॉब्लम्स शरीर में क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि वो आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ती जाती है, यानी उसका साइज और वजन बढ़ता जाता है। तो इसके बढ़ने से हमारे शरीर में क्या परेशानियां होती है? तो मेन इसकी जो परेशानियां होती है हमारे पेशाब को लेकर होती है कि जब वो उसकी साइज बढ़ जाती है तो हमारा जो मूत्र मार्ग है वो थोड़ा संकुचित हो जाता है, थोड़ा दब जाता है। इस वजह से हमारा जो पेशाब का यूरिन का फ्लो है वो कम हो जाता है और हमें बार बार ऐसा लगता है जैसे हम पेशाब हमें लगा हुआ है, हम पेशाब के लिए जाते हैं लेकिन हमारा जो पेशाब का जो फ्लो है स्पीड है वो कम हो जाती है, पतली हो जाती है, या हमारा पेशाब पूरा बाहर नहीं निकलता है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर पेशाब बना रहता है और रात को 3 बार 4 बार कहीं तो 5-5 10-10 बार भी पेशाब के लिए जाते हैं। जब पेशाब के लिए आप जाते हो तो कभी कभी हमें तकलीफ होती है, पेशाब नहीं उतरता है और पेशाब जाते हैं उसके बाद भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, फिर भी अब लगता है कि हमारे अंदर अभी जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है यानी हमारा मूत्राशय उसके अंदर आपका पेशाब ठहरा हुआ है। और कभी कभी तो आपको इतनी तकलीफ होती है कि आपके पेशाब से ब्लड भी आने लगता है और आपके मल से भी ब्लड आने लगता है।
तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो उम्र के साथ धीरे 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 ये बढ़ती जाती है। जो जो उम्र बढ़ेगी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। 50 साल की उम्र तक लगभग ये 50% लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। 60 साल की उम्र तक लगभग 70% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, और 70 साल की उम्र तक 80% लोगों को, और 80 साल की उम्र पार करने के बाद लगभग 90% पुरुषों को ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग होते हैं अपनी जीवनचर्या से, उसकी जो लाइफस्टाइल अच्छी होती है इसको कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती है, उनके लिए ये और भी प्रॉब्लम कर देती है। तो हम ये देखेंगे कि योगा अभ्यास द्वारा हम इस परेशानी को किस तरह से ओवरकम करें, यानी इस परेशानी को हम कम करें। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको कम करने के लिए या इस प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर करने के लिए आप 2 प्राणायाम करें, उसका हम अभ्यास करते हैं, और उसके बाद हम कुछ योगासन करेंगे। तो पहला प्राणायाम है, आप सब जानते होंगे, उस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। जैसा कि आप अनुलोम विलोम से वाकिफ है, अनुलोम विलोम में क्या होता है, हम एक नासिका से श्वास लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं, यानी कि एक नाड़ी से हम श्वास लेते हैं और दूसरी नाड़ी से छोड़ते हैं, दूसरी से लेते हैं और उससे छोड़ते हैं। यह हमारी प्रक्रिया होती है। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ तब्दीली करनी है। क्या करनी है? जैसे आपने चंद्र नाड़ी से, यानी कि बाईं नाड़ी से आपने श्वास लिया, अब लंबा श्वास लेंगे, फिर दाहिनी तरफ से यानी कि सूर्य नाड़ी से उसको छोड़ेंगे। ये अमूमन हम प्रैक्टिस करते हैं अनुलोम विलोम की। लेकिन इसके साथ अभी आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जैसे ही आप श्वास लेते हैं आप अपने गुदा को, एनस को ऊपर खींचेंगे, उसको संकुचित करेंगे इस तरह से, जैसे आप, मैं सांस ले रहा हूं और मैं गुदा को अंदर खींच रहा हूं। जितना लंबा आप सांस लेंगे अपने गुदा को, अपने एनस को खींचते रहिए, उसको संकुचित कीजिए। उसके बाद में जैसे ही आप दूसरे नाक से सांस छोड़ते हैं उसको धीरे धीरे रिलीज कीजिए, सांस छोड़िए। मतलब श्वास लेने के साथ में एनस को संकुचित करना, उसको खींचना है, और सांस छोड़ने के साथ ही उसको धीरे धीरे रिलीज करनी है। जितनी देर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, ये अभ्यास करते हैं, उतनी देर तक इस क्रिया को जारी रखें। यानी कि श्वास लेने के साथ में आप उसको संकुचित करें, खींचें एनस को, और श्वास छोड़ने के साथ उसको रिलीज करें। तो ये था अनुलोम विलोम। इसके बाद में दूसरा प्राणायाम है जिसकी सलाह देता हूँ, वो है कपालभाति। कपालभाति में आप सब जानते हैं कि हमें सांस को सिर्फ बाहर फेंकना होता है, छोड़ना होता है, सांस लिया नहीं जाता। सांस ऑटोमेटिक जो आ रहा है वो सांस हम मतलब नेचुरल ढंग से हम लेते हैं और उसको छोड़ते क्या है कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसको फेंकते हैं, सांस को बाहर स्पीड से छोड़ते हैं। जैसे ये कपालभाति है। इसको आप जितनी देर कर सकते हैं, लेकिन इसको आप स्पीड से नहीं करें। अब इसके साथ फिर मैं वो जोड़ना चाहूँगा इस प्रॉब्लम के लिए कि जैसे ही आप श्वास छोड़ें, एनस को, अपने जो गुदा को संकुचित करें, मतलब उसको खींचिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके, हमारे शरीर में 7 चक्कर होते हैं। मूलाधार चक्कर, स्वादिष्टान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर, विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर और सहस्त्रार चक्कर। ये 7 चक्कर होते हैं और हमारे प्राणायाम से ये प्रभावित होते हैं। हम जब इस एनस को खींचेंगे अपनी तरफ, तो हमारा जो मूलाधार चक्कर है, जो हमारा बेस है, जहाँ हमारी जीवन शक्ति पड़ी हुई होती है, जहाँ हमारा जीवन है वो एक्टिवेट होता है, उसमें एनर्जी बढ़ती है, और हमारी एक सुप्त पड़ी हुई जो शक्ति है वो जागृत होती है। और हमारा ये पूरा जो पेल्विक सिस्टम है, हमारा पेल्विक एरिया है, वो इससे प्रभावित होता है, और हमारी जो मसल्स हैं पेल्विक एरिया की वो मजबूत होती है, और हमारी ये प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये दोनों प्राणायाम का अब अभ्यास करें, और इसके बाद हम चलते हैं योगा अभ्यास की तरफ, योगासन की तरफ। इस श्रेणी में सबसे पहले आसन आता है उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन को समझने से पहले हमें पद्मासन को समझना होगा, और पद्मासन में किस तरह से बैठा जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सुखासन में बैठ जाएं, इस प्रकार। फिर बाएं पैर के पंजे को उठाकर दाहिनी जांघ पर रखें, इस तरह। फिर दाहिने पैर के पंजे को उठाकर बाएं पैर की जांघ पर रखें, इस तरह से। मेरुदंड सीधा रखें, इस प्रकार।
घुटने जमीन को छूते रहें इस तरह। बाएं हाथ को दोनों पैरों के तलुओं के ऊपर एवं दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ के पंजों के ऊपर रखें इस प्रकार, ताकि नाभि से स्पर्श होता रहे। यथासंभव जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। यह है पद्मासन। अब उत्थित पद्मासन के लिए एक लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, फिर सांस लें, फिर सांस को रोकें। अब दोनों हाथ की हथेलियां हैं उनको जमीन पर रखें और धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाएं और पूरे शरीर का वजन दोनों हाथों के ऊपर रखें। अब यहां सांस रोककर रखें, नजर सामने रखें। अब धीरे धीरे वापस शरीर को नीचे ले आएं। यह था उत्थित पद्मासन। इससे प्रोस्टेट कैंसर और एनलार्ज प्रोस्टेट से छुटकारा मिलता है। अब अगला आसन है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन दो प्रकार से किया जाता है, एक वज्रासन की पोजीशन से और दूसरा पद्मासन की पोजीशन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार वज्रासन में बैठकर योग मुद्रासन किया जाता है। इसके लिए दोनों पैरों के घुटने मोड़कर इस प्रकार बैठें कि पैरों के तलवों में नितंब बैठ जाएं। इस तरह से एड़ियां गुदा द्वार और अंडकोश के बीच में आ जाएं और दोनों पादांगुष्ठ एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करते रहें इस तरह से। अब प्रारंभिक अवस्था में दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं इस प्रकार से एवं दोनों पंजों से दोनों हाथों की कलाई को पकड़ें। अब श्वास लेते हुए सिर को सामने जमीन पर धीरे धीरे झुकाएं और श्वास छोड़ें। जब आपका ललाट या नाक जमीन से टच है उस वक्त सांस को रोके रखें और अब धीरे धीरे श्वास लेते वापस उसी मुद्रा में आ जाएं। तो ये था वज्रासन की स्थिति से योग मुद्रासन। अब करते हैं हम पद्मासन की स्थिति से योग मुद्रासन। इसके लिए पद्मासन में शांत चित्त होकर आंख बंद करके बैठें। अब दोनों हाथों को आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हुए अपने नाभि के सामने रखें। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, नजर सामने की ओर। अब धीरे धीरे एक लंबा सांस लें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ने के साथ ही आगे की ओर झुकें, झुकते जाएं, सांस छोड़ते जाएं और कोशिश करें कि आपकी जो नाक है वो जमीन से छू जाए, टच हो जाए। जब आपकी नाक जमीन से टच हो रही है उस वक्त आपको श्वास रोकना है। अब धीरे धीरे वापस आना और सांस लेते हुए वापस पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। इस आसन के करने से यदि आप 2-3 मिनट भी इसको करते हैं तो आपका प्रोस्टेट हमेशा हेल्दी रहेगा, जिससे आप ब्लैडर या प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। अब अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस आसन से हमारे प्रोस्टेट के प्रॉब्लम जिनको है उनको इससे बहुत लाभ होता करने से, तथा हमारा लीवर और किडनी की समस्याएं भी दूर होती है। इसके लिए सर्वप्रथम सामने पैर फैलाकर बैठ जाएं इस प्रकार से। इसके पश्चात बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाईं तरफ लाते हुए नितंबों के पास स्थित करें इस प्रकार से। फिर दाएं पैर को बाएं घुटने के ऊपर ले जाते हुए घुटने के पास रखें इस तरह से। ध्यान रहे कि पंजे घुटने से आगे न जाएं।
बाएं हाथ को कंधे से घुमाते हुए दाएं पैर के ऊपर से इस प्रकार से लाएं कि दाएं पैर का अंगूठा पकड़ सकें। फिर दाएं हाथ को पीछे से घुमाते हुए नाभि को स्पर्श करने का प्रयत्न करें। इस वक्त आपकी सांस रुकी हुई है। जब आप मुड़ें उस वक्त धीरे धीरे श्वास लेते जाएं और जब लास्ट स्टेज में आए तो सांस रोक लें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते वापस आए। अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करें। अगला आसन है वक्रासन। इस आसन को करने से प्रोस्टेट की जिनको प्रॉब्लम है उनके स्वास्थ्य में बहुत ही लाभ होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से वक्रासन किया जाता है। इसके लिए आप दोनों पैर सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर के बाहर की तरफ रखें। बाएं पैर का घुटना और दाहिने पैर का जो पंजा है एक सिधाई में रहें। अब बाएं हाथ को दाहिने घुटने के आगे से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ें। अब धीरे धीरे श्वास लेने के साथ पीछे की ओर जाएं, पीछे देखें और सांस रोकें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस उसी स्थिति में आ जाएं। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दूसरी तरफ से करें। अगला आसन है गोमुख आसन, यानी कि गाय के मुंह जैसा, एक सिरे पर चौड़ा और एक सिरे पर पतला, इसलिए इसका नाम गोमुख आसन रखा गया है। इसके लिए आप सुखासन में बैठकर बाएं पैर के पंजे को दाहिने नितंब यानी हिप्स के नीचे इस प्रकार रखें कि एडी आपके गुदा द्वार के नीचे आ जाए। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार रखें कि पंजे जमीन को छूने लगे। क्रम से अभ्यास से दोनों एड़ियां आपस में मिलने लगती है। अब बाएं हाथ को बगल से पीछे ले जाएं और दाहिने हाथ को दाहिने कान की तरफ से पीछे ले जाएं। दोनों हाथ के पंजों को कैंची की तरह फंसा लें। इस तरह से इस समय इस पर रहकर श्वास प्रश्वास करें। अब मूल स्थिति में वापस आएं एवं हाथ और पैर की स्थिति बदल के फिर से करें। गोमुख आसन से प्रोस्टेट के पहले स्टेज के लिए यह आसन है काफी कारगर है। मूत्र मार्ग के जो ब्लॉकेज हैं वो खुलते हैं। अब इसी श्रृंखला में अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने से हमारा जो प्रोस्टेट है वो हमेशा हेल्दी रहता है। इसके लिए आप दोनों पैरों को सामने लाते हुए बैठ जाएं इस प्रकार से। दोनों एड़ी पंजे मिले रहेंगे। उसके पश्चात एक लंबी गहरी सांस लें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें और अब माथे को घुटनों से लगाएं। फिर दोनों कोहनियां जमीन पर टिकाएं। इस स्थिति में सांस को रोके रखें, अर्थात कुंभक क्रिया करें। अब धीरे धीरे श्वास लेने के साथ वापिस पूर्ववत स्थिति में आ जाएं।
अब अगला आसन है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने से आपका जो प्रोस्टेट एनलार्ज हो रखा है उसमें बहुत फायदा होता है और इसको ये कंट्रोल करता है। इसके लिए आप जमीन पर आराम से लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें इस प्रकार से। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं, यानी कि आपके दोनों पैर लगभग 6 इंच जमीन से ऊपर हों। पैरों को ऊपर उठाते हुए सांस लें। अब पैरों को रोकें, श्वास को रोकें। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और पैरों को वापस जमीन पर पूर्ववत स्थिति में ले आएं। इस आसन को आप 3 से 4 बार करें और फिर शवासन में आ जाएं। अब इसी श्रेणी में अगला आसन है शलभासन। ये आसन भी इस बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस आसन के अभ्यास से आप इस बढ़ते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप पेट के बल जमीन पर लेट जाएं इस प्रकार से और अपना माथा जमीन से लगाएं। अब दोनों हाथ धड़ के साथ और जंघाओं के नीचे रखें। मुट्ठी कुदरती तौर पर बंद करें इस तरह से। दोनों पांव मिलाकर रखें, पांव सीधे रखें, एड़ी पंजे मिले हुए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए, श्वास लेते हुए दोनों पैर ऊपर उठाएं और अब श्वास को रोकें, पैरों को रोकें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें और पैरों को वापस जमीन पर ले आएं। इस प्रकार से 3 से 4 बार इस आसन को करें। फिर मकरासन में आ जाएं। अब अगला आसन है भुजंगासन। इसके लिए आप पेट के बल जमीन पर लेट जाएं, अपना मुंह नीचे जमीन की ओर रखें, दोनों पांव मिलाकर रखें और हथेली जमीन पर कंधों के पास रखें इस प्रकार। अब श्वास भरते हुए हथेली से जमीन पर दबाव डालते हुए नाभि से ऊपर का भाग जहां तक संभव हो उठाएं। कमर से पैर तक का जो हिस्सा है वो बिल्कुल जमीन पर टाइट रहे और कमर से ऊपर का हिस्सा है वो लूज करते हुए ऊपर उठाएं। अपनी गर्दन और कमर पीछे की ओर ले जाएं। श्वास को रोकें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस सामान्य अवस्था में आ जाएं। फिर मकरासन में आ जाएं। अब अंतिम आसन है चक्की चलासन या चक्की आसन। इसके लिए आप दोनों पैरों को फैलाकर बैठिए इस तरह से। हथेलियों को आपस में गूंथकर आगे की तरफ रखिए इस प्रकार। हाथ सीधे रखिए। अब चक्की की तरह हाथों को चलाइए, ये महसूस करते हुए कि हमारे हाथ में बहुत भारी वजन है और उसे हम धकेल रहे हैं। इसी भावना के साथ कमर से आगे पीछे होइए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास लेते हुए अपने पीछे की तरफ गोल गोल घुमाइए। जांघ और पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कीजिए। एक बार क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इस आसन के करने से प्रोस्टेट रोग में बहुत लाभ मिलता है। इसको 2-3 मिनट करें।
अब आराम से बैठ जाएं। अब शव आसन में आ जाएं। योगाभ्यास से पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होती है। इससे एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड के सिम्टम्स घटने लगते हैं। परिणाम स्वरूप बीपीएच सिम्टम्स का एग्रीवेशन कम होने लगता है। योगाभ्यास से स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है। और आप नहीं जानते होंगे कि स्ट्रेस बीपीएच यानी बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया का सबसे रिस्क फैक्टर है। ज़्यादा स्ट्रेस से यूरिनरी सिम्टम्स और बिगड़ने लगते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करना योगा द्वारा बहुत संभव है, जिससे आप बेटर और रिलैक्स फील करते हैं। तो आप इन सब आसनों की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। और ये जो पुरुष की सबसे बुरी बीमारी है, इसको अपने जीवन में आने न दें। और यदि आप इससे प्रभावित भी हैं तो इनका अभ्यास करें और अभ्यास के द्वारा इसको दूर करें। तो स्मृति में रखने वाला आज का संदेश है कि एक इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसकी सोच से होती है कि किस तरह की वो सोच रख रहा है। जिस प्रकार से एक पुल और एक दीवार एक जैसे मटेरियल से बनती है, पुल में भी वही मटेरियल लगता है और दीवार में भी वही मटेरियल लगता है, लेकिन पुल जोड़ने का काम करता है, एक किनारे से दूसरे किनारे को अपने द्वारा जोड़ता है, मिलाने का काम करता है। लेकिन एक दीवार है, मिले वो अलग कर देती है। जीवन हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है जो हम किसी के लिए काम करें, हम जीवन में जोड़ने का काम करें, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करें, हम अपनों को जोड़ने का काम करें, हम अपने आप को अपने से जोड़ने का काम करें। और इसमें योगा से बेहतर और कुछ नहीं है, क्योंकि योगा का थीम भी यही है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। पहले हम दुनिया से जुड़े, फिर अपने आप से जुड़े और फिर अपने आप को उस परमात्मा से जोड़े। तो करते रहिए योगा और अपने जीवन को सार्थक बनाइए और उस परमात्मा से जोड़िए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। अब मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।